अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, जब जब चुनाव आते हैं तब तब बीजेपी की रिटर्निंग ऑफिसर के साथ, चुनाव अधिकारियों के साथ, कलेक्टर के साथ कई सारे सांठगांठ के वीडियो वायरल होने लग जाते हैं और ये सवाल उठने लगते हैं कि जो अधिकारी हैं वो क्या संवैधानिक अपनी दायित्व को वो लोग निभा रहे हैं या वो चिट्ठी के चाकर बन गए हैं, उनके आकाओं ने जो कहा वही उन्हें करना है। आज जो है वो अहमदाबाद के अंदर, चूंकि गुजरात में निकाय चुनाव चल रहे हैं, अहमदाबाद के म्यूनिसिपालिटी के चुनाव चल रहे हैं, नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद तमाम जो नामांकन पत्र थे उसको चेक किया जा रहा है। और ऐसे में जब डेप्यूटी कलेक्टर की ऑफिस के अंदर जब फॉर्म चेक किए जा रहे हैं उम्मीदवारों के, उस वक्त वहां पर बीजेपी का एक विधायक बैठकर वो तमाम फॉर्म को देख रहा है, डेप्यूटी कलेक्टर के साथ बैठकर। ये सत्ता उस कलेक्टर को, डेप्यूटी कलेक्टर को किसने दी? ये सत्ता उस बीजेपी के विधायक को किसने दी कि वो डेप्यूटी कलेक्टर के साथ बैठकर फॉर्म चेक करने बैठा हुआ है? शाहनवाज शेख जो कांग्रेस के नेता हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन हैं और पूर्व में काउंसिलर रह चुके हैं, इन्होंने ये मुद्दे को उठाया। जब ये ऑफिस पहुंचे, कलेक्टर ऑफिस, तो वहां पर बीजेपी का एमएलए कौशिक जैन जो वहां पर बैठे हुए थे, आपने काफी हंगामा किया। क्या कुछ हुआ कलेक्टर ऑफिस में और एक बीजेपी का एमएलए किस हैसियत से आखिरकार वहां बैठा हुआ था? अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव चल रहे हैं और कलेक्टर ऑफिस पे फॉर्म का वेरिफिकेशन चल रहा था। वार्ड नंबर 21 दरियापुर, वार्ड नंबर 28 खाड़िया और वार्ड नंबर 29 जमालपुर, ये तीनों वार्ड का वेरिफिकेशन चल रहा था। अब जब हम जमालपुर का हमारी टीम के साथ फॉर्म वेरिफिकेशन के लिए हम लोग गए तो हमने देखा कि कलेक्टर ने स्ट्रिक्ट आदेश दे रखे थे कि कोई भी कैंडिडेट के अलावा उस कमरे में नहीं होना चाहिए। वहां किसी और को अलाउड नहीं कर रहे थे। अगर कोई महिला कैंडिडेट है तो उसके हस्बैंड को भी अलाउड नहीं कर रहे थे। सिर्फ कैंडिडेट रहेगा। हाँ, उसका ठेकेदार, दरखास्त करने वाला भी नहीं, उसके साथ में भी कोई नहीं, सिर्फ कैंडिडेट ही अंदर रहेगा। तो किस सत्ता से दरियापुर के एमएलए कौशिक जैन वहां पर बैठे थे? डेप्यूटी कलेक्टर ने कैसे उनको अलाउ किया? उस पूरी प्रक्रिया में वहां बैठे रहे। जब हम वहां पहुंचे, हमने देखा, हमने लिखित कंप्लेन की कलेक्टर को और ये कहा कि इस विधायक को यहाँ पर बैठाना ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये चुनावी प्रक्रिया के खिलाफ है। ये आप क्या मैसेज दे रहे हो? आप ये मैसेज दे रहे हो कि आप सरकार के साथ हो, आप सरकार के साथ कंफर्टेबल हो, आप एमएलए के साथ कंफर्टेबल हो, और एमएलए वहां बैठकर क्या साबित करना चाह रहा है? वो विपक्ष के लोगों को डराना चाह रहा है वहां बैठ के। तो ये गलत है, ये पूरी तरह से गलत तरीका है। तो चुनाव आयोग पर जो आरोप लग रहे हैं बार बार कि बीजेपी की कठपुतली की तरह काम कर रहा है, तो गुजरात में, अहमदाबाद में ये तमाम चीजें बीजेपी के एमएलए को बैठा रहे हैं और ये तमाम कहीं ना कहीं पूरी चुनाव प्रक्रिया पर एक बार फिर से सवाल खड़ा हो रहा है। बिल्कुल, चुनाव प्रक्रिया पे सवाल है। अब इलेक्शन कमीशन को तय करना है कि कैसे वो अपनी स्वायत्तता साबित करे, कैसे वो ये साबित करे कि हम अनबायस्ड हैं, कैसे वो साबित करे कि हम किसी के साथ नहीं है, हम हर पक्ष के साथ है, जनता के साथ है। तो जनता का विश्वास जो है वो चुनाव आयोग खो चुका है, उसको उसके वापस बहाल करना चाहिए। इस तरह की जो घटनाएं सामने आती है, ईवीएम को लेकर के, चुनाव प्रक्रिया को लेकर के, वोटिंग प्रक्रिया को लेकर के, पोलिंग स्टेशन को लेकर के, ये जो फॉर्म का वेरिफिकेशन जो हमारे सामने आज देखने को मिला, एमएलए को आप अलाउ कर रहे हो, बैठने दे रहे हो। तो क्या बीजेपी का एमएलए तय कर रहा था किसका चुनाव नामांकन जो है वो रद्द किया जाए या किसका मंजूर किया जाए? वो देख रहा था, वो वहां पर बैठ के देख रहा था कि कौन कौन फॉर्म, किसने निर्दलीय फॉर्म भरा है, किस पार्टी से कितने फॉर्म आए हैं। तो वो वहां पर बैठ के एक तरह से उसका वहां पे मौजूदगी इस बात की दलील है कि वो प्रशासन उसके साथ है। तो ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य है। ट्रांसपेरेंसी और बिल्कुल मतलब ये इलेक्शन कमीशन को तय करना चाहिए ना कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हमने लिखित में हमारी कंप्लेन दी है कि इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि कई और दरियापुर से और मामले भी सामने आए कि अपक्ष उम्मीदवार कुछ खड़े किए, उनके प्रस्तावक फर्जी एफिडेविट दी गई, ये तमाम चीजें, आज ही यहाँ पर हंगामा हुआ, आज ही वहां पर कौशिक जैन मौजूद थे। दूसरी तरफ बीजेपी की बौखलाहट कि एक ऐसा व्यक्ति जो खुद अपने इलाके से विधायक का चुनाव नहीं जीत पाया, भूषण भट्ट, वो कहता है कि हम खाड़िया को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। दूसरी तरफ आप सरखेज में देखें, कांग्रेस का एक उम्मीदवार था जिसने चुनाव में नामांकन दाखिल किया, आज बीजेपी के एक विधायक खड़े हैं उसको अपने साथ लेकर और वो कह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी के विकास से अभिभूत हैं और ये अपना नामांकन जो है वो वापस ले रहे हैं, अपना नाम इन्होंने वापस ले लिया है कांग्रेस के उम्मीदवार ने। तो ये तमाम खेल बीजेपी आखिरकार किस तरीके से, एक तरफ हिंदू मुसलमान की राजनीति, दूसरी तरफ चुनाव आयोग के साथ में गड़बड़ी, क्या इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, राजीव गांधी जी ने एक सपना देखा था लोकल बॉडी को लेकर के, पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन,
वर्क का डिसेंट्रलाइजेशन, जो पूरी पंचायती व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था, चाहे सरपंच की बात हो, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, कॉर्पोरेशन, उसकी बुनियाद राजीव उसकी गांधी ने रखी। बुनियाद राजीव गांधी ने रखी इसी सोच के साथ कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन नीचे तक जाए, हर समाज, हर जाति के व्यक्ति को मौका मिले नेतृत्व बिल्कुल, करने का। बिल्कुल। तो अगर आप खाड़िया की अगर बात करें तो खाड़िया में भूषण भट्ट को खाड़िया की जनता ने नकारा, वहां से चुनाव वो हार गए। एक नालायक बेटा ही ऐसी बात कर सकता है। अगर उनके पिताजी की बात करें हम, स्वर्गवासी अशोक भट्ट की, हर व्यक्ति उनकी रिस्पेक्ट करता था, हर व्यक्ति उनकी इज्जत करता था। 2 रुपए पेट्रोल बढ़ने पर वो बाहर आ जाते थे। हाँ, बिल्कुल, जनता के मुद्दे पर आते थे बात। बिल्कुल। तो वहां की खाड़िया की जनता उनका रिस्पेक्ट करती थी, हर समाज विपक्ष भी उनका रिस्पेक्ट करता था। उस तरीके का लेवल, उस तरीके का बड़ा नेतृत्व आपको दिखाना पड़ेगा। आप क्या बात कर रहे हो पाकिस्तान खाड़िया को? एक तरफ आप वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हो, मोहन भागवत करते, अखंड भारत बनाने की बात करते, और इस तरफ आप इस तरह की सिर्फ और सिर्फ चुनाव डिक्लेयर होते ही नफरत की बात, लोगों को लड़ाने की बात, हिंसा की बात। तो खाड़िया जो खाली हुआ है, खाड़िया से लोगों ने जो स्थलांतर किया है दूसरे विस्तारों में, सिर्फ और सिर्फ आपके त्रास से, भूषण भट्ट का जो त्रास था वहां पर, जो तोड़बाजी थी, लोगों को परेशान करना, उस वजह से सिर्फ और सिर्फ वहां के क्या लोगों ने तोड़बाजी यानी किस तरह की? वहां पर ये कहा जाता था कि भी गधा अगर रेती लेकर जा रहा है तो उसके पीछे पीछे उनके लोग चले जाते थे। भूषण भट्ट के लोग किसी का मकान बन रहा है तो उनसे उनको पैसे देने। तो इस तरह की बातें, इस तरह की चीजें वहां पर देखने को आई। सिर्फ और सिर्फ करप्शन होता था, लोग परेशान होते थे, लोग प्रताड़ित थे। इसीलिए वहां पर कांग्रेस का विधायक जीता, उनको लोगों ने नकारा। तो वो इस तरह की बात करें, उनके लड़के को टिकट नहीं मिला, वो बीजेपी को भी दबाना चाह रहे थे अपने वक्तव्य से। तो हम भूषण भाई को ये कहना चाहते हैं कि हम खाड़िया को इजराइल नहीं बनने देंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इजराइल इज द फादरलैंड एंड इंडिया इज अ मदरलैंड, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं सहल भाई आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इस देश का बाप एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा, जिसका नाम है गांधी जी, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। यही एक नाम है जो इस देश का बाप था, राष्ट्रपिता था, राष्ट्रपिता है और राष्ट्रपिता रहेगा। आप ये पिता मत थोपिए, देश का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। तो खाड़िया को हम इजराइल नहीं बनने देंगे। देश का बाप कभी इजराइल हो नहीं सकता, देश का बाप कभी यहूदी हो नहीं सकता। आप जिस तरीके से इजराइल से, यहूदियों से सीखकर जो सिस्टम चला रहे हैं, जो सरकार आप चला रहे हैं, आप कभी शराब माफियाओं के घर पे या उनके गोदामों पे बुलडोजर नहीं चलाते, आप ड्रग्स माफियाओं के बुलडोजर नहीं चलाते, सिर्फ और सिर्फ आप बुलडोजर गरीब लोगों के मकानों पे चलाते हो। इस बार हमारा प्रचार यही रहेगा कि इस बार वोट करने जब जाएं तो वोट आप एनआरसी के खिलाफ, सीए के खिलाफ डालिए, यूसीसी के खिलाफ वोट डालिए, बेरोजगारी के खिलाफ वोट डालिए, महंगाई के खिलाफ वोट डालिए, गरीबों की रोजी पर जो लात मार दी, ड्रग्स के खिलाफ वोट डालिए। और जिस तरीके से होकर्स को बार बार लात मारकर भगाया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, जो स्वरोजगार जनरेट करते हैं, आप तो रोजगार दे नहीं पा रहे हो। 70-80 साल से लगा रहे हैं वो लोग, 70-80 साल से जो खाड़िया विस्तार में रोजगार के लिए अपना स्वरोजगार डेवलप करके जो पथारे, लारी, गल्ले लगा रहे हैं, उनको आप परेशान कर रहे हो। आप उद्योगपति को तो प्रताड़ित करते नहीं हो। तो ये जो थियोरी है, डरा कर, मतलब इंसान ये समझे कि सिर्फ जिंदा रहना ही विकास है। अहमदाबाद का मॉडल तो लोगों के सामने है। यहां पर ब्रिज बनता है 42 करोड़ में और उसको तोड़ने के लिए 52 करोड़ लगते हैं। बिल्कुल, मतलब बनाने में 42 करोड़, तोड़ने में 52 करोड़, 10 करोड़ अधिक। और गुजरात में से कई ब्रिज टूट चुके हैं पिछले 5 सालों में, ब्रिज टूट रहे हैं। बार बार हाईकोर्ट को कहना पड़ रहा है कि 500 करोड़ के रोड हो जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ करप्शन, कमीशन, कॉन्ट्रैक्ट, कमलम, यही मोदी मॉडल है, यही गुजरात मॉडल है। यही मॉडल है। कमलम में कमीशन दिए बगैर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते, कमीशन दिए बगैर, कमलम में कमीशन दिए बगैर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते। तो ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में सिर्फ और सिर्फ करप्शन चल रहा है। आज रोड की स्थिति देख लो अहमदाबाद की, आप गंदगी देख लो अहमदाबाद की, स्कूल सारी कॉरपोरेशन की आज बंद हो रही है, स्थिति खराब है एजुकेशन की। आप ट्रैफिक की इतनी ज्यादा समस्या हो गई, पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है। जहां पर व्यक्ति सेल टैक्स के नाम पर, इनकम टैक्स के नाम पर, रोड टैक्स के नाम पर, व्हीकल टैक्स के नाम पे हर प्रकार के टैक्स भर रहा है,
फिर भी आपको पार्किंग के लिए पेमेंट करना है, सहूलियत नहीं मिल रही है उसके सहूलियत नहीं, पार्किंग के लिए भी पैसा देना है। और आईएमसी का जो बजट भी है वो भी करोड़ों हजारों करोड़ का बजट है, 15,000 लेकिन उसके करोड़, बावजूद लोगों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। 15,000 करोड़ का बजट है तो इस साल बार के एमसी के चुनाव को कैसे देखते हैं फिर आप? बिल्कुल हमारे मुद्दों का क्योंकि कई हिंदू इलाकों के अंदर भी बोर्ड लगे जगह जगह बीजेपी के आने की मनाही है आप इस इलाके नहीं। में। देखिए कब तक चलेगा, आप नफरत की बात से कब तक चुनाव जीतोगे? आप बार बार कहते हो कि ट्रिपल इंजन की सरकार, कॉर्पोरेशन में बीजेपी, राज्य में बीजेपी और केंद्र में बीजेपी। गुजराती में एक कहावत है कि મોસાળમાં લગ્ન હોય ને તો માં પીરસનારી હોય, सही बात है। આપણે મોસાળમાં લગ્ન હોય તો માં પીરસનારી હોય, તો માં તો કેવી આપણને મહેમાન નવાજી કેવી હોય, માં પીરસનારી હોય। તો હવે માનનીય ગૃહમંત્રી ગુજરાતના, વડાપ્રધાન ગુજરાતના, તો પણ ગુજરાતને અન્યાય, અમદાવાદને અન્યાય, તો ટ્રિપલ એન્જિનની સરકાર પણ ફેલ છે। સૌથી વધારે ગ્રાન્ટ यूपीए ना कांग्रेसની સરકારના શાસનમાં ગુજરાતને મળી। 2004 वो भी सही से उसका भी इस्तेमाल नहीं हुआ, ये आरोप लगते हैं हमेशा। नहीं हुआ। 2004 से 14 में आप देख लिए 10 साल में कितना पैसा यूपीए की कांग्रेस की सरकार ने गुजरात को दिया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितना पैसा भेजा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लूट चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है। अगर किसी की मदद हो रही है तो उसका नाम है अदानी और अंबानी। अच्छा, एक और बड़ी अजीब इसके अंदर आपने जो बात की गुजरात मॉडल की और पैसों की, डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा कि भारत के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं सबसे ज्यादा लोन, सबसे ज्यादा कर्ज हमने यानी अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को दिया है, और भारत के प्रधानमंत्री पैसा पता नहीं कहां खर्च करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है। माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, जो जिसे मोदी कहते थे। देखिए भारत देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, और ये जो अध्याय लिखा जाएगा इतिहास के पन्नों में, बहुत शर्मनाक अध्याय लिखा जाएगा। कौन है डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिका का राष्ट्रपति बार बार हमें धमका रहा है, बार बार कह रहा है मैंने वॉर रुकवा दी, बार बार कह रहा है मैंने पेट्रोल डीजल का दाम कम करवा दिया, बढ़वा दिया। मैं कहता हूं मोदी उठो तो उठते हैं, मैं कहता हूं बैठो तो बैठते हैं। तो कहते हैं मोदी का करियर भी खत्म कर सकता हूं मैं। तो कितनी खराब बात है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए इतनी बुरे शब्द का इस्तेमाल। लेकिन कर्ज वाले, अब कुछ लोग कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन कर्ज वाली बात तो सही है ना। सबसे ज्यादा कर्ज नहीं, बिल्कुल आज की डेट में 55 लाख करोड़ से आपने उसको 155 लाख करोड़ कर दिया। बिल्कुल आज की डेट में भारत का हर व्यक्ति कर्जदार है। अमेरिका पूरी तरह से कंट्रोल में है। अमेरिका जो चाहे वो काम करवा सकती है आज देश के प्रधानमंत्री से। ये दुर्भाग्य अध्याय है देश के लिए। हर मुद्दे पर बार बार ट्रंप मोदी को अपमानित करते हैं, तो मोदी को अपमानित करने का मतलब है देश को अपमानित करना। बिल्कुल। तो ये डंका बज रहा है हमारा, यही डंका बज रहा है, और ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। जब हम इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं, हम मनमोहन सिंह का दौर देखते हैं, हम राजीव गांधी का दौर देखते हैं, हम इंदिरा गांधी का दौर देखते हैं, किसी अमेरिका के किसी राष्ट्रपति की औकात नहीं थी इस लहजे में भारत के साथ बात करने की, जिस लहजे में आज ट्रंप बात कर रहे हैं। तो दूसरा, कांग्रेस के अंदर भी कई सवाल उठने लगे हैं। जैसी जमालपुर के अंदर एक उम्मीदवार दिया, वसीम की वाइफ जो है, पत्नी है, तो कांग्रेस के ही जुनेद शेख और कुछ लोगों ने कहा कि भाई नहीं, ये पैराशूटेड है, ये पालड़ी में रहते, उनको यहाँ से उम्मीदवार क्यों बनाया, वो पैसे वाले उम्मीदवार हैं, यहाँ से लोकल उम्मीदवार। तो क्या कांग्रेस को लोकल उम्मीदवार मिल नहीं रहा था? नहीं, ये गलत बात है। यहाँ पर पांच वक्त के पार्षद लियाकत घोरी यहीं रहते हैं। जिसको टिकट मिला है डॉक्टर नाजनीन, वो उनकी लड़की है, टिकट हमने उनको दिया है। वो पालड़ी में रहती है? नहीं, वो यहीं रहती है। अच्छा। हाँ, बात यह है कि जो भी प्रत्याशी पार्टी चयन प्रक्रिया से करती है, जमालपुर वार्ड की हम बात करें तो 4 पॉकेट में ये वार्ड पूरी तरह से बटा हुआ है। सब लोग टिकट मांग रहे थे, लेकिन जो भी प्रक्रिया से, जो भी सेगमेंट में सेट हुआ, उनको टिकट मिला। पूरे अहमदाबाद में अलग अलग वार्ड में इस तरह की परेशानी सामने आई है। सब तरह के इक्वेशन अभी, हाँ, भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, लोकल पार्टी से भी लड़ना है। अभी चारों पार्षद MIM के जीते हुए हैं, उनसे लड़ना है। SDPI, MIM, सब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और हर पॉलिटिकल पार्टी से लड़ना है। काफी मोर्चों पर लड़ना है कांग्रेस को, काफी मोर्चे पर कांग्रेस को लड़ना है। तो हमारा ये मकसद है कि कैसे भी करके सभी समाज को कैसे साथ जोड़ा जाए, सभी जो 4 पॉकेट हैं वार्ड के, उनको कैसे जोड़ा जाए। उसमें किसी को मिला, किसी का टिकट कटा। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि इस बार टिकट की बात नहीं है, लड़ाई बहुत लंबी है, लड़ाई बहुत बड़े बड़े मुद्दों की है। आज कॉरपोरेशन का चुनाव हो, विधानसभा का या लोकसभा का, जिस स्थिति में देश है, इस स्थिति में किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर करने के लिए एक एक पार्षद को जिताना जरूरी है, एक एक चुनाव जिताना जरूरी है। तो पूरी ताकत के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। इस तरह के छोटे छोटे इशू तो हर वार्ड में है, उसको अभी हम सॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत कर। धन्यवाद भाई।